कहानी है सोनम की। अब सोनम के बारे में क्या बताएं, खुद ही देखिए। क्या माँ, दूध नहीं दिया? दूध तो दे दो, कॉलेज भी जाना है। अरे एक दिन बिना दूध पिए उठ जाएगी तो बवाल नहीं होगा। उठ जा, ससुराल में क्या करेगी? क्या माँ जी, ससुराल भी मेरी सोनम का ऐसा होगा कि जहां वो राज करेगी, राज। भाभी सोनम को दूध देती है। तुम दोनों सास बहू ने क्या बनाया है मेरे लिए? वैसे आज राजमा खाने का मन था मेरा। नहीं, कद्दू है, वही खाना। तेरी भाभी ने राजमा बना दिया है तेरे लिए। शिल्पा, तूने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। माँ जी छोटी है ना, मुझे तो ननद कम मेरी बेटी ज्यादा लगती है ये। सोनम मायके में एक काम ना करती और रोज शाम को, मैं घूमने जा रही हूँ, रात को लेट हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये तूने पहना क्या है? माँ ये फैशन है, पर तुम नहीं समझोगी। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे बहुत अच्छा लग रहा है सोनम, तू ना ऐसे ही कपड़े पहना कर। सही कहा ना मैंने माँ जी? अरे पर आगे न जाने कैसा ससुराल मिले। ठीक है, जा कर ले तेरी इच्छा पूरी। माँ जी हम ना कहीं विदेश में शादी करेंगे। वैसे भी सोनम हमारी कितनी प्यारी है, इससे शादी करने के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, लाइन। तभी वहां बुआ सास आती है। हाँ, मैं लेकर आई हूँ ना रिश्ता, ऑस्ट्रेलिया से। अरे नमस्ते बुआ जी, बैठिए बैठिए। कहाँ का लड़का है? देखिए माँ जी, क्या कहा था मैंने आपसे? मैं जा रही हूँ माँ। अरे हाँ, शादी के लिए मैंने लड़का पसंद कर रखा है, आप ज़्यादा तकलीफ मत लीजिएगा। सोनम तैयार हो जाती है और बाहर कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। फिर एक रोज़, अब क्या बोलूं, इकलौता लड़का, अच्छा खासा कमाता है, सेटल है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे आजकल के अपनी पसंद के लड़कों से शादी करते हैं। वैसे ये भी पता नहीं कि कौन है लड़का, कैसा है। कुछ दिन बाद, माँ वो विवेक के पापा आप लोगों से मिलना चाहते हैं। विवेक कौन है? माँ जी सोनम का दोस्त है, बड़े घर वाले लोग हैं, पैसा भी खूब है। हम लोग तो चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, बोल दे, हम शाम को आएंगे। सभी सोनम के होने वाले ससुराल जाते हैं, जहाँ लड़की के पिता कहते हैं, देखिए हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की घर बांध कर चले, क्योंकि हम लोगों के घर पैसों की कमी नहीं है, पर घर संभालने के लिए अच्छी लड़की चाहिए। सभी से बात कर लेने के बाद, मुझे तो कुछ अजीब लगा। हाँ माँ जी, मुझे भी। पता नहीं सोनम वहाँ कैसे रह पाएगी। क्यों, क्या हो गया? पता है कितने पैसे वाले लोग हैं, हर काम के लिए नौकर हैं। मुझे तो चम्मच भी नहीं उठाना होगा। हाँ बेटा, पर वो लोग हम लोगों से काफ़ी अलग हैं, खुले विचारों के नहीं हैं। देखा उनके घर की औरतें कैसे घूंघट में थी। अरे वो तो तुम लोगों को दिखाने के लिए होगा, विवेक ने तो कुछ नहीं कहा ना आपसे। खैर, हो जाती है सोनम की शादी विवेक से। शादी के बाद, अरे सोनम कहीं घूमने नहीं जा रही हो क्या? नहीं, वो पापा बोल रहे थे कि विवेक को बहुत ज़्यादा काम है, शादी के बाद उसके लिए नई फैक्ट्री खोली है ना, तो इसलिए। सोनम कल घर आना बेटा, तुझे देखने का बहुत मन है। ठीक है माँ, कल आ जाऊंगी। सोनम ने अभी फ़ोन रखा ही था कि सासू माँ, अरे कहाँ आ जाऊंगी, सारा दिन घूमने के लिए ब्याह करके लाए हैं क्या तुझे? और हाँ, ये सूट मना किया था ना तुझे पहनने के लिए। पर माँ जी वो साड़ी में मुझसे चला नहीं जाता। तो हम लोग दूसरे लोग से आए हैं ना, जो सारा दिन साड़ी में रहते हैं। वैसे भी तेरे ऊपर ये सूट वूट अच्छा नहीं लगता, गांव की गवार है। पैसे वाले घर में कैसे रहा जाता है कुछ पता भी है? सोनम को ससुराल में इतने ताने सुनने को मिलते कि हर बार वो अपनी पहली जिंदगी से उसे कंपेयर किया करती थी। माँ सोनम तो आ ही नहीं पाती, क्यों ना हम लोग ही चले जाते हैं उसे मिलने के लिए। हाँ सही बोल रही है तू बहू, उन लोगों के लिए ना कुछ मिठाई और फल ले आना। भाभी ननद के घर के लिए ढेर सारा सामान लेकर सोनम के ससुराल पहुंचती है, जहां सोनम सर पर पल्ला लेकर खड़ी होती है। अरे बेटा सोनम को बुलाना, जरा कहना मम्मी और भाभी आए उससे मिलने।
सोनम पल्ला हटाती है, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है। अरे बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? तू तो बोल रही थी कि पैसे वाले लोग हैं ये। कहाँ है तेरे ससुर? बात करूं? अरे लड़की को तो गुलाम बना रखा है। इतने लंबे घूंघट में सामने का दिखता भी है क्या? तभी सास आ जाती है। आइए आइए, पता चल गया आप लोगों को? वैसे क्या लेकर आई हैं? क्या पता चल गया? अरे बहू ने बताया नहीं, मुन्ना होने वाला है। आपकी बेटी को माँ बनने वाली है वो। लेकिन शादी को तो अभी साल भी नहीं हुआ समधन जी। हाँ तो क्या 10 साल बाद बच्चा पैदा करेगी? वैसे भी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, विवेक ही छोटा था। अब कोई बच्चा आ जाएगा तो सबका मन लग जाएगा। दिन बीत रहे थे। सोनम को बेटा हो जाता है, लेकिन बच्चा होने के 2 दिन में ही। सोनम, मैं घर आ रही हूँ रहने के लिए। वो क्या है ना, मेरी सास गांव जा रही है। घर का काम कैसे होगा भाई मुझसे? और वैसे भी तेरा बच्चा देखने तो आना ही था मुझे। हाँ हाँ गुड़िया दीदी, आ जाइए ना। वैसे भी मैं तो बच्चे में ही बिजी हूँ। ननद कुछ सुनती नहीं, वो घर आ जाती है। अरे चाय नहीं बनाई क्या सोनम? मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ। हाँ तो पिलाकर बना देना, लेकिन मेरी बेटी यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन माँ, बच्चे के साथ काम कैसे करूँ? अरे हमने तो जैसे बच्चे पैदा ही नहीं किए। 3 दिन का हो गया है तेरा बच्चा, समझी? ज्यादा नाटक ना करना। और हाँ, तेरे ससुर और पति दोनों आज रात नहीं आएंगे, तो गुड़िया तेरे ही कमरे में सोएगी। पर मेरे कमरे में तो बच्चा सोता है, वो कैसे मैनेज करेगा? अरे तो मैं कौन सा नोच रही हूँ उसे? हाँ, और वैसे भी गुड़िया को खर्राटे लेने की आदत ना होती ना, तो मेरे पास ही सुला लेती। अब क्या, सारी रात ननद सोनम के कमरे में सोती है, जहां वो पूरी रात ना बेटे को सोने देती है, ना ही सोनम को। अगली सुबह, अरे सर दर्द से फटा जा रहा है, अब मैं थोड़ा सो लूं, मुन्ना भी अभी सोया है। तभी विवेक और ससुर जी आ जाते हैं। सोनम, सारी रात का जगा हूँ, जल्दी से नाश्ता करा दे, सो जाऊं। हाँ बहू, पहले चाय पिला दे फिर नाश्ता। बेचारी सोनम, जो कल तक मायके में बिना दूध के बेड पर से भी ना उठती, वो रात भर मुन्ने को लेकर जगती और दिन में लग जाती किचन में। बहू, मेरी बेटी भूखी बैठी है, क्या करूं? बोल दूं चली जाए ससुराल, कि मायके में कोई करने वाला नहीं है उसके? अरे वो भी तो बच्चा देखती है। अरे गुड़िया, भाभी के साथ मदद क्यों नहीं करती तू? क्या है पापा, यहाँ काम करने के लिए आई हूँ क्या? रहने दे पापा, मैं मदद करता हूँ सोनम की। आप दोनों औरतें बैठी रही हैं यहीं पर। मैं अभी कोई काम वाली रखता हूँ जो सारा काम करे। सोनम, तू सिर्फ उससे काम करवाना और बच्चा देखना। सास और ननद की इस बात से आंख खुली रह जाती है। पापा, मेरे घर में भी रख दो ना एक नौकर। तेरे ससुर को बोल कि वो रखे। तेरी शादी कर दी, अब भी तेरे लिए नौकर देखे? वैसे भी तू काम ही क्या करती है, सारा काम तो तेरी सास ही करती है। वाह क्या बात है, बीवी को काम करना पड़ रहा है तो बुरा लग रहा है भाई को। सोनम उन लोगों की बात नहीं सुनती और चाय की ट्रे रख देती है। चाय, आप लोग मेरे लिए मत उलझिए, मैं काम कर लूँगी। सोनम, जिसे मायके में मैगी के सिवा कुछ भी बनाना नहीं आता था, वो यूट्यूब से देख देख कर खाना बनाती है और ससुर के सामने खाना रखती है। क्या स्वादिष्ट खाना है, ऐसा खाना तो इस घर में कभी नहीं बना। एक और रोटी देना। पिता को भाभी की तारीफ करता देख गुड़िया माँ से कहती है, देख रही है माँ, पापा क्या थे, तेरे आने से घर में पैसा आया, रोटियां बना बना कर खिलाई, और आज पापा को कल की आई छोकरी की रोटियां पसंद आ रही है। देख रही हूँ, सारी रात दोनों फैक्ट्री से काम करके आए हैं और अब बहू के साथ काम कर रहे हैं। सास सोनम से जलने लगती है और उसे और भी परेशान करने लगती हैं। फिर एक दिन, देख सोनम, साफ बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ बाजार, घर का ख्याल रखना क्योंकि घर में कोई नहीं है। जी माँ जी, लेकिन मैं तो कमरे में रहूँगी, एक काम करती हूँ, अंदर से ताला लगा लेती हूँ। सोनम घर को अंदर से बंद करके कमरे में जाती है।
रात भर जगी होने के कारण उसे नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो सामने सास खड़ी होती है। वो डर जाती है। क्या हुआ? आप तो बाजार गई थी ना, और मैंने अंदर से लॉक किया था, आप अंदर कैसे आ गई? मैं तो कब से घंटी पर घंटी बजाए जा रही थी, लेकिन महारानी को नींद से फुर्सत मिले तब ना। लेकिन आप अंदर कैसे आई? घर में चोरी हो गई है, पता है? या खुद ही करा दी चोरी। मेरे सारे जेवर गायब हैं। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं क्यों चोरी करवाऊंगी? तभी विवेक आ जाता है, साथ में होती है पुलिस। घर में चोरी हो गई और आपको पता भी नहीं चला? कहाँ रखे हैं गहने? यहाँ बताओगी या फिर जेल में? सोनम डर कर रोने लगती है। मैंने नहीं चोरी की, मैंने कोई चोरी नहीं की। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी बीवी है ये। आप तो सीसीटीवी देखिए और बताइए। सास का चेहरा लाल हो जाता है। सीसीटीवी में दिखता है कि सास ही बेटी के साथ धीरे से घर के अंदर आती है और सारे गहने अपनी बेटी को दे देती है। वो अपने ही घर में चोरी और बहू पर इल्जाम? चल बढ़िया, आप जेल में। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे बहू भी किसी की बेटी है। हम लोगों के घर में खुद को एडजस्ट कर रही है, लेकिन तुम। सास बहू से माफी मांगती है और उसके बाद सब खुशी खुशी साथ में रहते हैं। अरे कौन करता है ऐसा? बहू तो घर की इज्जत होती है। मान और सम्मान जिसे दिया जाता है उसी की नीलामी। मामला कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या हो रहा है? इस घर में क्यों किसी को कोई शांति नहीं है? माँ, पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर मुझे इस भिखारियों के घर में पैदा कर दिया। और नहीं तो क्या माँ, आपकी और पापा की औकात नहीं थी तो क्या जरूरत थी बच्चे पैदा करने की? तभी बहू आ जाती है हाथ में मुरमुरे लेकर। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ऐसा नहीं बोलते आप लोग। माँ जी को क्यों हमेशा सुनाते रहते हैं? लो आ गई महारानी। क्या है ये नाश्ते में? 20 रुपए के 4 किलो वाले मुरमुरे? भाई, पता है मेरी एक दोस्त है ना, उसके घर में तो नाश्ते में जो जो सामान बनता है बंदा देखता ही रह जाए। हाँ यार, मैंने भी YouTube देखा है। क्या क्या नहीं है दुनिया में खाने और घूमने के लिए, लेकिन इन गरीबों के घर पैदा होकर तो कर्म ही खराब हो गया। सास बच्चों की बात सुनकर अकेले में रोया करती थी। बहू रीना सब देखती, लेकिन क्या करती? सास का रोना उससे देखा नहीं जाता था। फिर एक रोज, माँ वैसे ये घर बेचकर हम लोग सिविल लाइंस में घर ले लेते हैं। हाँ भैया, क्या बात कही है। सच्ची, क्या बड़ा मकान है वहाँ का, अंदर तक गाड़ियाँ चली जाती हैं। वही तो। वैसे भी ये 60 मीटर का दबड़ा खाना लगता है जैसे कभी जानवरों के लिए बनाया गया होगा। अरे दीवार देख रहा है तू भाई घर की? अरे घर के अंदर फोटो लाने में भी शर्म आती है। भाई बहन अक्सर माँ को सुनाया करते। बेटा भी घर बेच देने पर उतारू था कि क्या है माँ जी, क्यों अपना मन खराब करती हैं? कुछ नहीं रखा इन लोगों की बातों में। ये लोग अभी दुनियादारी नहीं समझ रहे हैं। बेटा, तेरे ससुर बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने ना कभी घूस ली, ना किसी का एक पैसा मारा। बेटा, तेरे ससुर जी ने मेहनत कर खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पति और ननद आ जाते हैं। हाँ तो क्या मिल गया ईमानदार होकर? छोटा सा घर और गंदी सी गरीबों वाली जिंदगी, और क्या? ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। भाभी, अब तो रहने ही दो। आपका तो क्या हाल था मायके में, देखा है हम लोगों ने। न जाने माँ को क्या अच्छा लग गया जो भैया के गले बांध दिया। सही बोल रही हो। किसी अमीर घर की मॉडर्न लड़की से शादी होती तो दहेज में लाती ना बंगला, कार। क्या कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे बहू जितना पढ़ा लिखा तो पूरे मोहल्ले में नहीं है, ऊपर से सूरत सीरत दोनों। मैं तो कहती हूँ ये ना होती तो तुम दोनों मिलकर तो मुझे मार ही देते। आपको मारकर कौन सा हम लोगों को करोड़ों मिलेंगे, क्यों भाई? और क्या। चलो मैं चला नौकरी पर। कमाऊं ना तो खाना भी नसीब ना हो, मनहूसियत तो इतनी है। मैं भी चलती हूँ।
कॉलेज की लाइब्रेरी में कम से कम एसी तो है। यहाँ कूलर में पानी डाल डाल कर हालत वैसे भी खस्ता हो जाती है। वक्त बीतता है। फिर एक दिन बहन रोती हुई घर आती है। अरे क्या हो गया सीमा, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, वो राकेश है ना जिससे मैं प्यार करती थी, उसने शादी करने से मना कर दिया। बोल रहा था मेरी डिमांड बहुत है, उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्या मांग लिया तूने उन लोगों से? और तेरे साथ तो उसका प्यार कब से है, वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? हम लोगों को उन लोगों के घर जाना होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना, हम लोगों ने तो पूरे रिश्तेदारी में बता रखा है राकेश के बारे में। माँ, वो मेरी और इनकी शादी में भी आया था, तो हम लोगों के घर में भी सबको पता है कि उसकी और सीमा की शादी होने वाली है। अरे इतना बड़ा मकान है उसका, अब मैं फिर से कैसे किसी को ढूंढूंगी जिसका बड़ा मकान और कार हो। शाम को भाई आता है और सभी राकेश के घर जाते हैं, जिससे सीमा बहुत प्यार करती थी। हाँ, तो क्या बात करने आए हैं आप लोग? बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने दिल बना लिया है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। हाँ, पर पता तो चले। अरे बचपन से साथ हो, क्यों शादी नहीं करनी? क्या बात हो गई है? अरे इसकी हसरतें पूरी ही नहीं होती। ये चाहती है कि मैं शादी के बाद माँ को छोड़कर इसके साथ इससे भी बड़े मकान में अलग रहूं। मैं अपनी माँ को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। ऊपर से कहती है ये कार बेचकर बड़ी ले लो, कल को कहेगी कि माँ को बेचकर कोई और माँ ले लो। हाँ, ये आइडिया भी सही है। वैसे भी मैं तो कोई मॉडर्न सास चाहती हूँ, बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी। देख रहे हैं ना आप लोग इसका हाल। अरे कैसे कर लूँ मैं शादी? नाना। तभी सीमा की भाभी सामने आती है हाथ जोड़कर। आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग एक बार सीमा की नज़र से देखिए। उसने जीवन में बस दुख ही दुख देखे हैं। आप लोगों के घर आकर उसके अधूरे सपने पूरे होंगे, बस यही उम्मीद तो वो आप लोगों से कर रही है। भाभी अच्छी अच्छी बात ननद के लिए बोली जा रही थी और राकेश की माँ उसे सुन रही थी। फिर बहू की बात पूरी हो जाने के बाद, आप लोग चाहे तो हम ये शादी तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप अपनी बहू की बोली लगाइए। हम लोगों के खानदान में प्रथा है कि लड़की की भाभी की बोली लगती है। बोली हम दोनों के परिवार के बीच लगेगी। जो जीतेगा उसके अगले 1 महीने आपकी बहू को उनके घर रहना होगा। यानी हम जीते तो सीमा के साथ विदाई में उसकी भाभी भी आएगी और इज्जत के साथ इस घर में रहेगी। माँ, आपने अब तक मेरे लिए कॉफी क्यों नहीं बनाई? आपको पता है ना सुबह सुबह मुझे कॉफी चाहिए होती है। अरे बेटा, बस मैं ला ही तो रही थी तेरे लिए कॉफी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कल से कॉफी मुझे एकदम टाइम पर चाहिए, वरना आप जानती है मेरे गुस्से के बारे में। अरे ठीक है, मिल जाएगी तुझे कल से कॉफी टाइम पर। बस अब जाकर फ्रेश हो जा बेटा। आज तुझे लड़के वाले भी तो देखने आ रहे हैं। अच्छे से तैयार हो जाना। हो जाऊंगी तैयार, अब आप जाइए। अर्चना वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी विधि को देखने आ जाते हैं। मेरी बेटी विधि बहुत शांत और शर्मीली है और बहुत कम बोलना पसंद करती है। ऐसी ही बहू तो हमें अपने बेटे आलेख के लिए चाहिए। आपकी बेटी की तारीफ तो बहुत सुन ली, अब जरा उसे बुला भी लीजिए। हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाते हैं। विधि बेटा, नीचे आना तो। विधि। पिता के इतना कहने पर विधि गुस्से से दिल मिलाती हुई नीचे आ जाती है। गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? घर में ही हूँ मैं, कहीं विदेश नहीं गई हूँ जो इतना चिल्ला रहे हो आप। शांत शर्मीली लड़की। लड़के वाले आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगते हैं। आपने तो कहा था बहुत शांत और शर्मीली है आपकी बेटी, ये तो कहीं से भी शांत और शर्मीली नहीं लग रही। अब वो क्या है ना बहन जी, हमारी बेटी की ना इन दिनों थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है आजकल। हाँ बहन जी, वरना इसे तो जरा भी गुस्सा नहीं आता, जरा भी नहीं। प्रणव और अर्चना की बातों से लड़के वालों को कुछ तसल्ली मिलती है। विधि बेटा, क्या क्या काम आते हैं तुम्हें? काम मतलब?
काम जैसे कि झाड़ू पोछा, खाना पीना, कपड़े बर्तन धोना, ये सब काम आते हैं ना तुम्हें? क्यों, मैं आपको कोई नौकरानी नजर आती हूँ क्या? विधि, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? ये कोई मजाक का समय नहीं है। बहन जी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए, ये बस ऐसे ही मजाक करती रहती है। इसे खाना पीना बनाना सब आता है, आप निश्चिंत रहे। विधि बेटा, एक कप चाय बना कर लाना तो। मैं नहीं बनाने वाली कोई चाय वाय, जिसे पीनी है खुद जाकर बना ले। विधि का रवैया देखकर लड़के वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। माँ, मुझे इससे शादी नहीं करनी, चलिए हम घर चलते हैं। बहन जी, आप ही रखिए अपनी इस शांत शर्मिली सरल स्वभाव की लड़की को अपने पास, हमें नहीं बनाना ऐसी लड़की को अपने घर की बहू। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही विधि भी अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। विधि के पीछे पीछे उसके माता पिता भी जाते हैं। विधि, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, जब भी घर में कोई आता है तो उसके सामने तमीज से पेश आना। तुम्हें अकल कब आएगी? इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था, वो भी हाथ से चला गया। बस कीजिए आप लोग, मैं कोई घर की नौकरानी हूँ जो मुझसे वो इतने सवाल कर रहे थे? अरे वो लोग क्या मुझे रिजेक्ट करेंगे? हाँ, मैं खुद लात मारती हूँ ऐसे लोगों को। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण कोई तुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो रहा। अब अगर अगली बार से तूने ऐसा किया ना, तो फिर देखना, तुझे शॉपिंग के लिए 1 रुपया नहीं मिलेगा। शॉपिंग का नाम सुनकर विधि का गुस्सा थम जाता है और वो उनकी बात मान लेती है। कुछ दिनों के बाद विधि को देखने शिवम नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ वहाँ आता है। हमें तो आपकी बेटी विधि बहुत पसंद है। अगर आपकी तरफ से भी हाँ हो तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल, हमें भी आपका लड़का शिवम बहुत पसंद आया और मेरी बेटी की तरफ से तो हाँ है जी। तो फिर देर किस बात की, शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। मैं आज ही पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवाता हूँ। देखते ही देखते विधि की शादी शिवम नाम के लड़के के साथ हो जाती है। शादी के पहले दिन ही अपने ससुराल में विधि के गुस्से का पारा हाई हो जाता है। ये क्या है मम्मी जी, सुबह के 10 बजने को है, आपने अभी तक मुझे कॉफी क्यों नहीं दी? बहू, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और तू 10 बजे उठ रही है। गुस्सा तो मुझे तुझ पर होना चाहिए, ना कि तुझे मुझ पर। आज आपका मेरे साथ पहला दिन था, इसलिए माफ कर देती हूँ। कल से मुझे कॉफी टाइम पर चाहिए। विधि की बात सुनकर रेवती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। विधि दोबारा अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है कि उसकी सास उसे टोक देती है। विधि, कहाँ जा रही हो बेटा? आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए आज खाना तुम बनाओगी। मुझे नहीं आता खाना वाना बनाना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता बहू, तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा तुम्हें। देखिए, मैं तो बनाने से रही, इसलिए आपको बता देती हूँ। आप लौकी, कद्दू और करेले को छोड़कर कुछ भी बना लेना। मैं खाने में ज्यादा नखरे नहीं दिखाती, सब खा लेती हूँ। और हाँ, जब खाना बन जाए तो मेरे रूम पर ही ले आना। वो क्या है ना, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। विधि की बातों से रेवती दंग रह जाती है। वो बिना बात को आगे बढ़ाए शांति से रसोई में काम पर लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विधि का रवैया नहीं बदलता, तो सभी उससे परेशान होने लगते हैं। कहीं हमने बेटे के लिए गलत लड़की को तो नहीं चुन लिया? अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। जब से वो आई है उसने खाना बनाना तो दूर, अब तक रसोई के दर्शन भी नहीं किए। अगर उससे कुछ बोलो तो लड़ना शुरू कर देती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अपने बेटे के भविष्य की। चिंता तो अब मुझे भी होने लगी है उसकी। अगले दिन, मैंने आपसे 1000 बार बोला है कि अपने कपड़े खुद अलमारी में रख दिया कीजिए। मैं क्या यहाँ पर पगार में काम करने वाली नौकरानी हूँ जो अपने सारे कपड़े आप मेरे लिए छोड़कर चले जाते हो? अरे तो इसमें इतना लड़ने की क्या बात है, मैं अभी समेट लेता हूँ अपने कपड़ों को। और वैसे भी अगर तुम मेरे कपड़े समेट भी दोगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर बीवी हो तुम मेरी। बीवी हूँ तो क्या रात दिन तुम्हारी चौकीदारी करूंगी? अरे तुम बेमतलब में बात को क्यों बड़ा कर रही हो?
शिवम और विधि की आवाजें सुनकर रेवती और बलराज भी वहां आ जाते हैं और दोनों को लड़ता देख हैरान हो जाते हैं। अब तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। समझा दीजिए अपने बेटे को कि अपना सारा सामान खुद समेट कर रखे। मैं इसकी नौकर नहीं हूँ। अरे बेटा, तो बीवी है इसकी, और ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? हाँ, अब आपको तो मैं ही गलत नजर आऊंगी। आखिर ये आपका बेटा जो है, इन्हें थोड़ी ना कुछ कहेंगे आप। माँ पापा, रहने दीजिए आप लोग, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और रोजाना किसी न किसी बात पर लड़ने की तो जैसे विधि को अब आदत हो चुकी थी। एक दिन, बहू, आज से मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ, चल मेरे साथ रसोई में। मैंने कहा ना माँ जी, मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है। आपको सिखाना है तो अपने बेटे को सिखा दीजिए, मुझे नहीं सीखना। बहू, ये सब अब और नहीं चल सकता, तुझे अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं, चल मेरे साथ रसोई में। विधि अनचाहे मन से अपनी सास की बात मानते हुए उसके पीछे पीछे चल देती है, जहाँ रेवती उसे चाय बनाना सिखाती है। इस दौरान कप में चाय रखते समय उसकी कुछ बूंदें विधि के हाथों पर पड़ जाती हैं, जिस पर विधि तिल मिला जाती है। माँ जी, आपने जानबूझकर मेरा हाथ जलाया ना, इसीलिए लेकर आई थी ना मुझे रसोई में। ये तो क्या बोल रही है बहू, मैं भला तेरा हाथ क्यों जलाऊंगी? और चाय जरा थोड़ी सी गर्म थी तो कुछ छींटे आ गए तुझ पर। अरे ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। सब समझती हूँ मम्मी जी, ये सब आपका बना बनाया प्लान था मेरा हाथ जलाने का। रेवती, रहने दे, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं। तू मुझे एक कप चाय पिला दे बस। विधि अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विधि अपनी सास से बदला लेने के लिए सीढ़ियों पर थोड़ा तेल गिरा देती है, जिससे कि रेवती का पांव फिसल जाए और वो गिर जाए। अब आएगा मजा। कल उस बुढ़िया ने मुझे बहुत परेशान किया था मेरा हाथ जलाकर, ये उसी का बदला है। थोड़ी देर के बाद सासू माँ तो वहाँ से नहीं गुजरी, पर विधि ही वहाँ से जा रही थी और वो भूल गई कि उसने वहाँ पर तेल गिराया है। गिरे तेल की वजह से वो खुद गिर जाती है, जिसके बाद उसके हाथ और सर से खून आने लगता है। विधि के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और उसे खून से लथपथ देखकर चौंक जाते हैं। बहू, तू कैसे गिर गई? ये समय अभी इन सब बातों का नहीं है। शिवम, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी पापा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और विधि को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर, मेरी बीवी जल्दी से ठीक तो हो जाएगी ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 1 हफ्ते बाद ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी और फिर चलने क्या, भागने भी लगेंगी। सबकी आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र देखकर विधि बेहद शर्मिंदा होती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? दर्द हो रहा है क्या कहीं बेटा? डॉक्टर आप देखिए ना। मैं ठीक हूँ माँ जी, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना आप सब लोग, प्लीज। अरे बहू, तू क्यों माफी मांग रही है? जो हुआ उसे भूल जा और अपनी सेहत पर ध्यान दे। 1 हफ्ते तक अब तुम्हें हिलना नहीं है बिस्तर से। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है विधि, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ कुछ दिन आराम करो। मेरे साथ जो हुआ सही हुआ। अगर मैं गिरती नहीं तो फिर मुझे आप लोगों के दिल में अपने लिए प्यार कभी नजर ही नहीं आता। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आप जानती हैं माँ, ये सब मैंने आपके लिए किया था। आपको गिराने के लिए मैंने सीढ़ियों पर तेल गिराया था। और कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आपको गिराना चाहा था, लेकिन मैं खुद गिर गई। विधि की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अब जो हो चुका उसे बदल तो नहीं सकते हम, फिर उस पर पछताकर क्या फायदा। तू सही सलामत है, हमारे लिए तो यही काफी है। अंत भला तो सब भला। छोड़ो पुरानी बातें और गिले शिकवे, अब नई तरह से शुरुआत करते हैं। क्यों शिवम? हाँ पापा, इसी बात पर आज का खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ।
अब विधि अपने ससुराल को पूरे दिल से अपना लेती है और मायके से भी ज्यादा सबको प्यार देने लगती है। इतना ही नहीं, अब विधि अपनी सास के कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करती है और 1 साल बाद वो घर के वारिस को जन्म देती है। अरे मीनू, ये क्या बना रही है? फिर वही तेल मसाले वाली सब्जी। तुझे पता है ना मेरे पेट में जलन होती है, डॉक्टर ने मना किया इतना मिर्च मसाला। माँ जी, घर में और लोग भी रहते हैं, सबको घास फूस नहीं खिला सकती मैं, और सबको फीका फीका खाना पसंद भी नहीं है। अगर आपको सादा खाना है तो आप अपना अलग क्यों नहीं बना लेती? रोज रोज की ये नुक्ताचीनी मुझसे नहीं झेली जाती। हाँ, क्यों झेलेगी? माँ बाप ने कुछ सिखाया होता तो बड़ों की सेवा करना जानती। यहाँ तो बस महारानी बनकर हुक्म चलाना आता है। माँ जी, बात बात में आप माँ बाप पर मत जाया करिए। सुबह से शुरू हो जाती हैं आप, कभी चाय में चीनी कम है, कभी कमरा गंदा है। हम क्या आपकी नौकरानियां हैं? नौकरानी होती ना तो कम से कम डर तो होता। तुम तो सर पर चढ़कर नाचती हो। मेरे पति ने इस घर की एक एक ईंट जोड़ी थी और आज मुझे ही 2 रोटी के लिए तुम लोगों के नखरे सहने पड़ रहे। अरे धिक्कार है ऐसे बेटों पर जिन्होंने ऐसी कलमुइयां घर में भर ली। कलमुही किसको बोला आपने? जरा जुबान संभाल कर बात करिए। हम सारा दिन खटते हैं और आप बस बैठे बैठे बुराई करती रहती है। कल पड़ोस वाली मिश्रा जी की बहू बता रही थी कि आप गली में खड़ी होकर हमारी बुराई कर रही थी। क्या मिलता है आपको ये सब करके? अरे झूठ बोलती है वो। तुझे अपनी सास पर नहीं, इन मोहल्ले की आग लगाऊं औरतों पर ज्यादा भरोसा है। ठीक कह रही हैं आप माँ जी, ये औरतें आग लगाती है तो ठीक है, आज से आपका बाहर निकलना और औरतों के साथ बैठना बंद। आई बड़ी मुझे हुक्म देने वाली। मैं मालकिन हूँ इस घर की, ज्यादा जुबान चलाई ना तो निकाल कर घर से बाहर कर दूंगी। आई समझ? हाँ तो फिर मान क्यों नहीं लेती? आप बुराई करती घूमती है हमारी। हाँ, मैं गई थी उसके यहाँ, और अगर कुछ कहा भी तो क्या गलत कहा? क्या तुम मेरी सेवा करती हो? 1 कप चाय मांग लो तो 10 बातें सुनाती हो। तभी बड़ा बेटा आकाश बाहर आता है। शोर सुनकर उसका पारा चढ़ जाता है। क्या है ये रोज रोज का ड्रामा? माँ, आप क्यों सुबह सुबह कलेश शुरू कर देती हो? काम करने दिया करो ना इन्हें शांति से। देख आकाश, देख अपनी लुगाई के तेवर, मुझसे जुबान लड़ा रही है। तू उसे बोलने के बजाय मुझे आंखें दिखा रहा है। क्या बोलूं माँ, आप खुद ही टोका टोकी बंद नहीं करती, कभी नमक कभी तेल। माँ, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप अपना अलग क्यों नहीं बना लेती? रसोई में अपना कोना पकड़ लो, हमें तो सुकून से रहने दो। इसी तरह तो घर में शांति रहे। तो भी यही कह रहा है? अपनी सगी माँ को चूल्हा अलग करने की सलाह दे रहा है? सलाह नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। रोज की इस चिक से अच्छा है कि आप अपनी रसोई अलग कर लो, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। बेटी की बात सुनकर वो पैर पटकती हुई बाहर चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है। तभी पड़ोस की शांति चाची वहां से गुजरती है। देख रही है शांति, मेरे ही घर में मुझे पराया कर दिया। वो बड़ी वाली तो चंडी है, मेरे बेटे को वश में कर रखा है, और छोटी वाली उसने जादू टोना कर रखा है लड़के पर मेरे। बस श्रृंगार कर लो, काम के नाम पर उसे सांप सूंघ जाता है। अरे सावित्री क्या कहे, आज के जमाने में बहू ऐसी तो होती है। अरे नहीं बहन, तुम समझ नहीं रही हो। मेरी बहू जैसी किसी के नहीं होती। बच्चों के पापा के जाते ही इनके रंग बदल गए। कल कह रही थी अपना अलग बना लो। क्या इसी दिन के लिए बेटे पाले थे? मैं भी देख लूंगी, एक एक को सबक सिखाऊंगी। अपनी पेंशन की एक ढीली भी इनके हाथ लगने नहीं दूंगी। और ये मकान खेत सब मेरे ही नाम है। देखती हूँ कैसे इनके सर पर छत रहती है। अब ये दवा खत्म हो गई, किसी से लाने को कहूंगी तो फिर कलेश होगा, खुद ही ले आती हूँ। सावित्री जी अपनी दवाई लेने बाजार की दवा की दुकान पर पहुंचती है। तभी नेहा उनके पास आती है और झुककर प्रणाम करती है। अरे चाची प्रणाम, आप यहाँ इतनी दूर, बाजार में इतनी भीड़ और धूप है, अकेले कैसे आ गई? आपकी घुटनों में तो परेशानी है ना? अब क्या करूं बेटा, घर में दवा खत्म थी। घुटने का दर्द और ये गैस जीना मुहाल कर रखा है। पड़ोस वाली दुकान में ये पर्चा नहीं मिल रहा था, सो रिक्शा करके यहाँ चली आई। अरे तो अपने बेटों को बोल देती, इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? बेटे? अरे वो तो अब अपनी बीवियों के गुलाम हो गए। उन्हें तो मेरी आवाज से भी चिढ़ होने लगी है। आज सुबह तो बड़ी बहू ने साफ कह दिया, माँ जी अपना अलग ही बना के खा लिया करो, हमसे रोज रोज की सेवा नहीं होती। क्या भाभी ने ऐसा बोल दिया? और भाई साहब ने कुछ नहीं कहा? अरे वो क्या बोलेगा, उससे तो उल्टा साथ दिया। कहता है जब पटरी नहीं बैठ रही तो चूल्हा अलग कर लो, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। बोलो, अपनी सकी माँ को पराया कर दिया उन्होंने। नेहा अब तू ही बता, इस उम्र में क्या मैं अकेले रोटी बेलूंगी? हाथ कांपते हैं मेरे, पर उन्हें तो बस अपनी शांति चाहिए। चाची क्यों आप इतनी चिंता करती हैं? 2 रोटी के लिए क्यों इतना परेशान होना? मैं पास ही में तो रहती हूँ, आप रोज मेरे घर आया करो। वहीं खाना खाना और वहीं चाय पीना। जहाँ इतने लोगों का बनता है 2 रोटी और बना लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी अपनी घर गृहस्थी है, मैं क्यों बोझ बनूं?
अरे चाची कैसा पूछा, आप मेरी माँ जैसी हैं। 2 रोटी मैं भी खाती हूँ, आपके लिए बनाना क्या बड़ी बात है। और देखिए ये धूप धक्के खाना छोड़िए, इस उम्र में अकेले ऐसे जाना आपके लिए ठीक नहीं है। कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं साथ चलूंगी। तो सच कह रही है। देख ले बेटा, कहीं कल को तू भी उन जैसी ना हो जाए। फिर जब बेटे ही अपने ना हुए तू तो फिर भी। अरे चाची आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, ताऊ जी ने गोद में खिलाया मुझे, आपके लिए इतना नहीं कर सकती क्या? आप आया करो, थोड़ा बच्चों के साथ मन भी बहल जाएगा आपका। ठीक है बेटा, उन लोगों को भी तो पता चले सावित्री बेसहारा नहीं है। मेरी जो पेंशन आती है ना, वो भी अब मैं अपने पास ही रखूंगी, उन्हें 1 पैसा नहीं दूंगी। जो मेरी सेवा करेगा वही पाएगा। वैसे भी सेवा की मेवा होती है। आज तक मुफ्त की मलाई मिली है, इसलिए इस बुढ़िया की कदर नहीं है। पैसे की बात छोड़िए चाची, आप बस खुश रहिए। चलिए मैं आपको रिक्शे तक छोड़ देती हूँ। और हाँ, भाभी के साथ ना ज्यादा बहस मत किया करो, आपका बीपी बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी आपको। अरे बेटा लड़ाई क्या है, बस किस्मत फूटी है मेरी। क्या घर के बुजुर्ग के लिए 2 रोटी और चावल नहीं बन सकती? लेकिन जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है कि मैं खा ही ना पाऊं। अब क्या क्या बताऊं तुझे। खैर जाने दे, मैं चलती हूँ बेटा। अगले दिन दोपहर को सावित्री जी तैयार होकर धीरे धीरे चलते हुए नेहा के घर पहुंचती है। अरे चाची आइए आइए, मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगी। बच्चे देखो, नानी आई है, प्रणाम करो। प्रणाम नानी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। नेहा सच बताऊं तो घर से निकलने का मन ही नहीं था, पर वहां की घुटन से अच्छा लगा कि तेरे पास चली आऊं। 2 घड़ी उन कलमुही का मुंह ना दिखे तो कलेजा ठंडा हो जाए। अच्छा किया चाची, बैठिए, मैं अभी आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पराठे लाती हूँ। अरे बेटा तू क्यों कष्ट कर रही है, बस 1 कप चाय दे देती तो भी बहुत था। कैसा कष्ट चाची, माँ को खिलाने में कैसा कष्ट। आप बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आई। नेहा रसोई में जाती है। सावित्री जी अपने बटुए से 10-10 के 2 नोट निकालती है और बच्चों को बुलाती है। बेटा इधर आ, ये लो अपनी पसंद के चॉकलेट खा लेना। हाँ नहीं नानी, मम्मी डांटेगी। अरे मम्मी को मैं देख लूंगी, जाओ, ये नानी का प्यार है, रख लो। लेकिन 10 रुपए में तो अच्छी चॉकलेट आती ही नहीं है, कैसे खाएंगे? तभी नेहा हाथ में चाय का कप और प्लेट लेकर आती है। अरे चाची ये क्या कर रही हैं आप, बच्चों को बिगाड़ी मत, वैसे ही ये लोग ना जिद बहुत करते हैं। अरे रहने देना नेहा, मेरे अपने पोते पोतियां तो मेरे पास आते नहीं। उनकी माओ ने उन्हें सिखा रखा है कि दादी के पास मत जाना, वो बीमार रहती है। इन बच्चों के बहाने कम से कम मुझे भी थोड़ा सुख मिल जाता है। बड़े भाई और सुमित को सोचना चाहिए चाची, पर छोड़िए, आप ये चाय पीजिए और पराठे खाइए। कल बता देना, जो आपका मन करे वही बनाऊंगी। कड़ी पसंद थी आपको, बचपन में बहुत बनवाई है आपसे। हाँ बेटा, तब की बात और थी, अब तो हिम्मत जवाब देती है। बहुएं जो दे दे खा लेते हैं, लेकिन तेरे हाथ में बड़ा स्वाद है बेटा। अच्छा सुन, अगले हफ्ते मेरी पेंशन का काम है, बैंक जाना होगा, क्या तू साथ चल सकेगी? क्यों नहीं चाची, आप बस बता देना, मैं रिक्शा कर लूंगी और आपको ले जाऊंगी। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सच में नेहा तो ही मेरी अपनी है। उन लोगों को तो बस मेरी पेंशन की रकम दिखती है, पर अब मैं तय कर चुकी हूँ, अपनी पेंशन का 1 हिस्सा मैं तेरे बच्चों के नाम कर दूंगी। तू मेरी इतनी सेवा जो कर रही है। नहीं नहीं चाची, पैसे के लिए नहीं कर रही मैं ये सब, आप बस यहाँ आती रहिए, वही मेरे लिए बहुत है। शाम को सावित्री जी मुस्कुराते हुए अपने घर में दाखिल होती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला रोज चलता है। एक दिन हॉल में बड़ी बहू मीनू और छोटी बहू कविता पहले से ही घात लगाए बैठी हैं।